हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मोहित अग्रवाल हियर एंड आप लोग का बहुत जनों का आज दिक्कत दूर होने वाला है कि सर सीवी यानी रेज्यूमे मेकिंग जो है सर वो हम लोग को सिखा दीजिए ताकि हम लोग को दर दर के ठोकर ना खाने पड़े। ठीक है, और लेटेस्ट जो ट्रेंड है, लेटेस्ट तरीका जो है, लेटेस्ट डिजाइन जो है, ऐसा नहीं हो कि आप ऑब्सोलेट रेज्यूमे बना रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो अभी इंडस्ट्री में चल रहा है, जॉब मार्केट में रेज्यूमे चल रहा है, वो हमारे यहां पर जो है CACS दिव्या अग्रवाल मैम आपको रेज्यूमे जो है वो बनाना सिखाने वाली है पूरा डिटेल में। मतलब इसके बाद आप रेज्यूमे जो है ना आराम से खुद से भी बना सकेंगे, दूसरों का भी बना सकेंगे। हाँ, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा भाई वीडियो में। रेज्यूमे मेकिंग जो है इट्स एन आर्ट। ठीक है, हम लोग खाली आपको रेज्यूमे बनाना नहीं सिखाएंगे, रेदर प्रैक्टिकली जो टेम्पलेट्स होता है ना, जो रियल लाइफ टेम्पलेट्स है जो बिग फोर्स वगैरह में चल रहे हैं, वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। बट आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आधा आधा घंटा का लगभग वीडियो है। तो आप आधा आधा घंटा का ये 2 वीडियो देख लोगे तो आपका रेज्यूमे मेकिंग जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल हो जाएगा। सो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट्स नाउ एंड ट्रस्ट मी, वॉच द फुल वीडियो। आपको बहुत 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 करियर में जो है ये काम आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू योर ग्रेट करियर। Cheers. Bye. Start now. Hello friends, this is CSCS Divya Agarwal and today I'm going to take your resume drafting class. ठीक है, तो first of all let me make this very clear to you. आपके दिमाग में confusion आता है कि चलो हम लोग को अब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मुझे रेज्यूमे ड्राफ्ट करना चाहिए कि सीवी ड्राफ्ट करना चाहिए, करिकुलम वाइटे जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मुझे रेज्यूमे बनाना चाहिए कि सीवी ड्राफ्ट करना चाहिए। पहले आप इस चीज का कंफ्यूजन को अपने दिमाग से दूर करो। सीवी जो होता है वो बेसिकली एकेडमिक पर्पस के लिए होता है। जब आप मान लो स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको आपका कुछ डिटेल्स जो है, आपका क्वालिफिकेशंस है, आपका की एरियाज है, आपका जो अचीवमेंट्स है, आपका प्रीवियस स्कूल का डेटा, आपको वो अगर प्रेस्क्राइब करना है, आपको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको सीवी सिलेक्ट करना होगा। बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप अपना प्रेजेंट जॉब से दूसरे जॉब में स्विच ऑन कर रहे हो, स्विच ओवर कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, then in that case surely you need to draft a resume. So are you getting the difference? CV is basically for academic purpose and resume is basically for your practical life. ठीक है, practically when you are going to work, practically when you are going to apply for your jobs, then you need to draft a resume. ठीक है, सो द डिफरेंस इज क्लियर। तो क्योंकि आज का क्लास हम लोग का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि प्रैक्टिकल दुनिया में किस तरह से आप जॉब में अप्लाई करोगे या फिर एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो कि एज एन एक्सपीरियंस वर्कर अप्लाई कर रहे हो, सारा चीज का टेम्पलेट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में पूरा डिस्कशन होने वाला है हाउ डू आई नीड टू ड्राफ्ट अ रेज्यूमे। तो लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू टेक 2 क्लासेस ऑन इट। ठीक है, आज का जो क्लास है उसमें मैं आपको रेज्यूमे टेम्पलेट दिखाऊंगी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक्सपीरियंस्ड वर्कर, एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय किस तरह से रेज्यूमे ड्राफ्ट करता है। और जो सेकेंड क्लास होगा वो होगा रेज्यूमे ड्राफ्टिंग क्लास फॉर अ फ्रेशर। फ्रेशर मतलब मान लो आपने अभी जस्ट नो सपोज करो या क्लास 12 पास आउट किया है या आपने अपना कॉलेज को पास आउट किया या आपने सीए को क्लियर किया, तो आप एज अ फ्रेशर आप जॉब ढूंढ रहे हो। ठीक है, एज अ फ्रेशर मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू अ जॉब। तो उसके लिए किस तरह का रेज्यूमे आपको ड्राफ्ट करना है, वो हो गया रेज्यूमे ड्राफ्टिंग फॉर अ फ्रेशर। बट व्हाट अबाउट द एक्सपीरियंस्ड वर्कर, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय? वो मान लो कहीं और ऑलरेडी काम कर चुका है, सीए किए हुए, मान लो आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम ऑफ अ कोर्स, it can be any professional courses you are looking for or you have done. I'm talking about say chartered accountancy course. ठीक है, मान लो आपने सीए क्लियर कर चुका है एंड इस बात को 6 to 7 years हो गया है। सो प्रीवियसली आपने आर्टिकलशिप भी किया होगा, उसके बाद आपने लेट अस सपोज बिग फोर्स का बात करें तो आप केपीएमजी में 4 साल काम किया, उसके बाद आपने डेलॉइट्स में 2 साल काम किया, तो इस तरह से 6 साल आपका जॉब का बीत चुका है एंड नाउ यू ऑल्सो वांट टू स्विच ओवर योर जॉब अगेन। तो अब आपका रेज्यूमे किस तरह से दिखाई देगा? सो कैन आई से आपका जो रेज्यूमे होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका क्रेडेंशियल्स को, आपके क्वालिफिकेशंस को, आपके प्रोफेशनल स्किल्स को, प्लस ऑल्सो आपके वर्क एक्सपीरियंस को। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये हो गया रेज्यूमे टेम्पलेट दैट वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट टुडे फॉर अ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने रेज्यूमे पे 2 क्लास लेना है जिसमें एक क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेज्यूमे ड्राफ्टिंग, दैट विल बी डिस्कस टुडे फॉर एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, और एक हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे रेज्यूमे ड्राफ्टिंग फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, तो डोंट वरी, ये जो रेज्यूमे का आप टेम्पलेट देख रहे हो, 2 टेम्पलेट हम आपको दिखाएंगे। ये जो टेम्पलेट है, आपको ये टेम्पलेट मैं पूरा अच्छी तरह से ड्राफ्ट करके दे दूंगी।
सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टेम्पलेट का डिटेल्स ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी में आपको बता दूं, ऑल्दो इट्स नॉट रेलिवेंट, क्योंकि हम लोग को देखो बेसिकली क्या सीखना है, हम लोग को थ्योरी नहीं सीखना है, थ्योरी सीख चुके हैं, रेज्यूमे ड्राफ्टिंग फाउंडेशन कोर्स में ही रेज्यूमे ड्राफ्टिंग पढ़ाया जाता है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है ना, क्या सीखना, मतलब बेसिक लेवल में आप लोग जो भी कोर्स करते हो वो रेज्यूमे ड्राफ्टिंग सिखाते हैं, नहीं भी सिखाते तो अभी आप सीख लो। मैंने बोला ना, मैंने फ्रेशर के लिए भी सिखाना है और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय के लिए भी सिखाना है। तो आपको ये बात जानना चाहिए, ऑल्दो इट्स नॉट रेलिवेंट इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द रेज्यूमे, बट स्टिल बिकॉज ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये जो रेज्यूमे ड्राफ्टिंग होता है ना फ्रेंड्स, ये 3 टाइप्स का होता है। एक्चुअली रेज्यूमे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। एक होता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, एक होता है फंक्शनल रेज्यूमे, और एक होता है कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। सो रेज्यूमे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। क्या क्या मेरे को बताओ। सो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट? द 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे इज योर फंक्शनल रेज्यूमे, ठीक है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे? लेट अस डिस्कस, ठीक है। सपोज करो आई एम ओपनिंग अ टेम्पलेट फॉर यू, so I have just now opened a resume template for you, all right, that we are going to discuss later on. Just now I am using this sheet, ठीक है, in order to tell you what are the 3 types of resume. So I was talking about the 3 types of resume, all right. So what are the 3 types of resume? Let me tell you. So what are the 3 types of resume? So the 3 types of resume are, एक होता है functional, all right, फिर एक होता है chronological, and the third one is combination resume. What is the third one? The third one is the combination resume, which is a mixture of functional and chronological. So let me tell you, आज की जो डेट में है chronological resume सबसे ज्यादा commonly used resume है। अभी लोग chronological resume ज्यादा यूज करते हो, और अगर आप experienced employees का बात करो, they prefer combination resume, which is a mixture of both functional and chronological. So what is chronological resume actually? Chronological resume नाम से ही समझ में आ रहा है, chronological order में आपके achievements को present करता है in the reverse manner. Reverse manner मतलब they are going to highlight your present achievement, your present qualification, your present experiences, and then they are going to move on to your historical data. मतलब अगर हम क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे का बात करें, तो मान लो जैसे कि मैंने अभी जस्ट नो डिस्कस किया कि 6 साल के करियर में आपने सबसे पहले जो है बड़े कंपनीज का बात करें तो सबसे पहले बड़े फर्म्स का बात करें तो सबसे पहले आपने केपीएमजी में वर्क किया था, उसके बाद डेलॉइट में, एंड प्रेजेंटली सपोज यू आर वर्किंग इन पीडब्ल्यूसी. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है अपना वर्क एक्सपीरियंस में करंट एक्सपीरियंस को देना है, यानी आपको ये दिखाना है कि आप एट प्रेजेंट पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हो, एंड देन your previous just preceding PwC you're working in Deloitte, तब उसके बाद Deloitte आएगा और उसके बाद आपका क्या आने वाला है, KPMG. तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस को पहले नहीं हाईलाइट करना, आपको आपके करंट अचीवमेंट और करंट क्वालिफिकेशन और करंट वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना इन द क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, एंड सो द पैटर्न कंटिन्यूज. बट व्हाट अबाउट द फंक्शनल रेज्यूमे? हम लोग अभी पूरा फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे. फंक्शनल रेज्यूमे का अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे में सबसे पहले आपके वर्क एक्सपीरियंस को बताया जाता है, एंड दैट टू इन द रिवर्स मैनर, लाइक प्रेजेंट एक्सपीरियंस विल बी शोन फर्स्ट एंड देन वर्क एक्सपीरियंस के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड ऑल कम्स. बट फंक्शनल रेज्यूमे का बात करें, वहां पे आपके जो की फंक्शन एरियाज है उसको पहले हाईलाइट किया जाता है. समझ में आ रहा है? फंक्शनल रेज्यूमे में आपके की फंक्शनल एरियाज के डिपार्टमेंट को हाईलाइट किया जाता है, एंड दैट टू इन द ऑर्डर इन विच यू हैव डन दैट. समझ में आ रहा है? फ्रॉम हिस्टोरिकल टू द करंट डेटा. सो बेसिकली फंक्शनल रेज्यूमे नो वन फॉलोज, इट्स ऑब्सोलेट. एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन रेज्यूमे, दैट इज अ बेस्ट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ. यानी दे कॉम्बिनेशन रेज्यूमे फॉलोज द पैटर्न ऑफ क्रोनोलॉजिकल विच इज हाईलाइटिंग योर अचीवमेंट इन द प्रेजेंट टू पास्ट मैनर, मतलब आपका करंट अचीवमेंट को पहले हाईलाइट किया जाएगा, ऑल राइट, and then they are also going to highlight on your key functional areas, and then they are also going to highlight on your major achievements. That is a combination resume. तो जो टेम्पलेट मैंने चूज किया है that is showing a combination resume, ठीक है. तो आपको ये बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि कभी कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा, कभी भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे कि प्लीज मेरे को क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे ड्राफ्ट करके देना, दैट इज इररिलेवेंट, इमटेरियल. तो जो भी आपको है बोलेगा कि रेज्यूमे ड्राफ्ट करके देना है, ठीक है. तो मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, अदरवाइज एज आई सेड इट वाज इररिलेवेंट. अच्छा, और एक चीज
रेज्यूमे के संग हम लोगों को कवर लेटर भी देना पड़ता है ना. व्हाट इज अ कवर लेटर? जस्ट लाइक अ नॉर्मल ऑफिशियल लेटर, जिसमें आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, उसमें आप शॉर्टली इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप प्रीवियसली कहाँ काम करते थे, एंड इन एनी केस अगर आप वो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको उस जॉब का एप्लीकेशन किसके थ्रू आया, is any of your friends related to that job, or you have just given a walk-in interview, or through any agencies or employment contracts so and so, or through any newspaper or through any advertisement agency. So you have to mention that in your cover letter. So you have to just write a letter to the HR department in a normal format, official letter jaisa hota hai, where you are just introducing yourself briefly and you are just mentioning the post you are applying for, and with a minor reference from where did you get the awareness ki whether there is any vacancy in this particular company or any XYZ firm. Are you getting it? So that is a cover letter basically aimed towards the HR department. ठीक है. So basically I will tell you one more thing. जो मैंने बोला ना, experienced employee लोग जो होते हैं, बड़े बड़े, मान लो सपोज करो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैनेजर और अ सीनियर मैनेजर, ही वांट्स टू चेंज, और अ CFO वो अपना जॉब को चेंज करे, तो उन लोग को कवर लेटर देने का दरकार नहीं है. तो कवर लेटर इज बेसिकली मेनली स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स. ठीक है, दोज हु आर इनएक्सपीरियंस्ड. तो चलो अभी जो है हम लोग फटाफट अपना टेम्पलेट को डिस्कस करते हैं. आ जाइए, रेज्यूमे टेम्पलेट. आई हैव जस्ट ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड अ टेम्पलेट फॉर यू इन एडवांस so that we don't waste much of our time in writing. ठीक है, और टेम्पलेट आपको लिखने का दरकार नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, मैंने आपको इसका पूरा टेम्पलेट एज इट इज दे देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दिस इज अ रेज्यूमे. तो रेज्यूमे में सबसे पहले आपको एकदम स्टार्टिंग में अपना नेम देना है, क्योंकि सबसे पहले कभी भी कोई भी, मान लो आपका जो सीनियर, आप जिसको रेज्यूमे दे रहे हो, या कोई भी XYZ कंपनी में आप रेज्यूमे दे रहे हो, सबसे पहले तो वो ये जानना चाहेगा ना कि ये पर्टिकुलर रेज्यूमे किस बंदे का है. ठीक है, तो इसलिए आपका नेम होना जरूरी है एट द टॉप ऑफ द रेज्यूमे. जस्ट बिलो द नेम यू नीड टू राइट योर एड्रेस एंड योर फोन नंबर एंड योर ईमेल आईडी. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विथ यू. एकदम लर्न भी हो गया होगा मेरे संग कि किस तरह से आपको रेज्यूमे ड्राफ्ट करना है. नेम देना है, उसके नीचे एड्रेस एंड फोन नंबर एंड देन योर ईमेल आईडी. तो मेरे साथ साथ बोलते जाओ क्या क्या करना है. सबसे पहले नेम दोगे, फॉर एग्जाम्पल दिव्या अग्रवाल. ठीक है, उसके नीचे आपने एड्रेस दिया 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू कोलकाता 5. फोन नंबर दिया 9830741471. नेक्स्ट ईमेल आईडी जस्ट बिलो दैट divya.agarwal07@gmail.com. सो दिस कंप्लीट्स योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद आई होप यू नो वी आर डिस्कसिंग अ कॉम्बिनेशन रेज्यूमे. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को प्रोफेशनल समरी देना है. तो ये प्रोफेशनल समरी क्या है, एकदम ब्रीफ होना चाहिए, जो कि हाईलाइट करेगा आपके करंट अचीवमेंट्स पे, करेंटली आप किस कंपनी से एसोसिएटेड हो. ठीक है, इसमें आपको आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में या आपके हॉबीज के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना है. आपको इसमें की पॉइंट्स लिखना है. जैसे कोई अच्छा चीज, मान लो आप करेंटली NY में काम कर रहे हो, तो आपके वहां पे की हाईलाइट्स क्या है, वहां पे आप किस पोस्ट में काम कर रहे हो. मान लो लाइक I have drafted a resume where I am showing कि this particular employee is a practicing in indirect taxation. ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में अपना फील्ड को सिलेक्ट किया है. ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑलराइट, तो प्रेजेंटली ही इज वर्किंग सपोज इन ENY. तो उसमें उसने लिखा है प्रोफेशनल हाईलाइट में, आपको एकदम ब्रीफ रखना है कि किस तरह से उसने जो प्रेजेंट ENY कंपनी जिसमें उसने काम किया है, इंडायरेक्ट मैटर्स को डील किया है, या फिर कोई की अचीवमेंट किया है, लाइक मर्जर अमलगमेशन में ड्यू डिलीजेंस कंडक्ट करने में हेल्प किया है, या कोई टैक्स का मैटर या प्रोसीजर को हैंडल किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या कोई टैक्स ऑडिट में हेल्प किया है, या कोई लिटिगेशन में हेल्प किया है. तो जो उसकी की अचीवमेंट्स है वो आपको बेसिकली लिखना है प्रोफेशनल हाईलाइट में, एंड यू हैव टू कीप दैट वेरी ब्रीफ, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन. तो 4 से 5 लाइन के अंदर आपका ये हाईलाइट कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपको पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल नहीं लिखना है. आप जहां प्रेजेंटली काम कर रहे हो करेंटली, आपको उसके बारे में लिखना है. ठीक है, जैसा मैंने बोला, ये जो रेज्यूमे ड्राफ्ट किया गया है, ये किसके ऊपर ड्राफ्ट किया गया है, एक एम्प्लॉय है जो कि NY में प्रेजेंटली काम कर रहा है इनडायरेक्ट टैक्स फील्ड में. ठीक है, तो इफ आई टेल यू, यू कैन सी currently a part of IT team at NY. I work with clients on a broad range of indirect tax related services, including reviewing tax implication, GST, goods and service tax, related advisory services, risk profiling, litigations, ये सब matters को देखना उसका काम है. And also assisted in
indirect tax due diligence in M&A transactions, which means merger and amalgamation. बड़े बड़े कंपनीज मर्ज करते हैं तो उन लोग को दरकार होता है ना प्रोफेशनल्स लोग का, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करते हैं. मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, तो ऐसे ही नहीं एक्वायर करेगा, पहले वो बी लिमिटेड का पूरा ड्यू डिलिजेंस कराएगा. तो ड्यू डिलिजेंस भी अलग अलग फील्ड्स का होता है, अकाउंट्स का अलग होता है, फिर उसके बाद मार्केटिंग का अलग होता है, फाइनेंस का अलग होता है. तो वैसे ही टैक्सेशन मैटर का अलग होगा. तो टैक्सेशन मैटर के लिए तो जीएसटी टीम को इनडायरेक्ट टैक्स के बंदे को ही बुलाया जाएगा ना. सो दैट्स इट. ठीक है. सो सबसे पहले नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड देन योर प्रोफेशनल समरी. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. ठीक है, एक बार फटाफट आप देख लीजिए, यहां तक क्लियर है. उसके बाद हम लोग वर्क एक्सपीरियंस का बात करेंगे. ठीक है, एंड देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस कि अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस में मैंने जैसा कि आपको बताया कि वर्क एक्सपीरियंस में आपको कंपनी वाइज करना है, स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट कंपनी. लाइक सपोज सबसे पहले आप यहाँ पे अभी प्रेजेंटली एनवाई में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ईएनवाई का नाम लिखोगे और उसके बगल में आप डेट लिखोगे कि कब से कब तक आप काम कर रहे हो वहां पे, कब आपने ईएनवाई को ज्वाइन किया था, और प्रेजेंट डेट जो आपको लिखना है 2020 वो भी बगल में लिख दो, 2020-21. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कंपनी. उसका फिर आपको सारा डिटेल्स लिखना है कि उस कंपनी में आपने क्या क्या असाइनमेंट्स को हैंडल किए हैं, एडवाइजरी मैटर, लिटिगेशन मैटर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, या आपने क्या क्या उसमें रिटर्न फाइलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, मंथली कंप्लायंसेस, रिफंड के मैटर्स को हैंडल किया. तो उस तरह से आपका पूरा एक टेबल फॉर्मेट आ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो वर्क एक्सपीरियंस में सीरियल नंबर 1 द प्रेजेंट कंपनी यू आर वर्किंग इनटू, ब्रैकेट में द डेट, कब आपने ज्वाइन किया था, एंड व्हाट इज द प्रेजेंट डेट सिंस यू आर वर्किंग देयर इन इटसेल्फ नाउ. तो आपको प्रेजेंट डेट लिखना है. फिर उसके नीचे आपको स्टार्ट हो जाना है सारे असाइनमेंट जो कि आपने उस कंपनी में हैंडल किए हैं. डन विद दैट, देन स्विच ओवर टू द सेकंड कंपनी. सेकंड कंपनी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्वियसली द रेज्यूमे ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय. तो जैसा मैंने बोला था, आप अभी एनवाई में काम कर रहे हो, पहले मान लो आपने डेलॉइट्स में काम किया था, तो सेकंड कंपनी पॉइंट नंबर 2, तो डेलॉइट्स ईयर ऑफ वर्किंग लिखोगे, कब से कब तक आपने डेलॉइट में काम किया, एंड देन द असाइनमेंट्स हैंडल्ड देयर. एंड माइंड यू शुड नॉट रिपीट द असाइनमेंट. जो आपने वहां पे लिखा है सेम असाइनमेंट को आप रिपीट मत करो, बिकॉज आपके जो इंटरव्यूअर है वो ये देखना चाहते हैं कि आपने कितना नए नए काम को हैंडल किया है. डन. थर्ड कंपनी मानो आपने लिखा, थर्ड कंपनी आपने काम किया था कहां पे, केपीएमजी, तो केपीएमजी आप लिख दो, दैट वाज योर फर्स्ट कंपनी. तो इस तरह से 3 कंपनी में आपने ज्वाइन किया एज एन इनडायरेक्ट टैक्सेशन टीम. ठीक है, आपका डेजिग्नेशन, आपका वर्क पोर्टफोलियो एंड योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल योर डेट ऑफ एंड, टेन्योर, कब तक आपने काम किया, वो हो गया. अब उसके बाद जैसे मान लो सीए के बीच में आप जब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी करते हो बीच में, या सीए का बात नहीं करें, सीएस का बात करें, या सीएमए का कोई भी कोर्स का बात करें, सब में हम लोगों को जब वी आर परसुइंग आवर कोर्स वी नीड टू डू सर्टेन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज वेल. तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी हाईलाइट देना पड़ेगा. वो एज अ जॉब तो नहीं कर रहे हो ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो, तो वो भी आप हाईलाइट करोगे. मैंने क्या बोला, सबसे पहले रिसेंट वर्क, देन द पास्ट वर्क. सो गोइंग टू द हिस्टोरिकल डेटा, देन सपोज एज अ सी आप आर्टिकलशिप किए थे, तो आप आर्टिकलशिप का डिटेल्स हाईलाइट करोगे. ठीक है, मान लो आपने आर्टिकलशिप किया कोई भी पर्सनल फर्म में किया, मान लो एनीथिंग, यू टेक एनी नेम ऑफ द फर्म, सपोज पीडब्ल्यूसी में आपने आर्टिकलशिप किया, तो आपने पीडब्ल्यूसी लिख दिया, वहां आर्टिकलशिप किया. तो वहां आर्टिकलशिप में तो लोगों को अलग अलग टाइप के काम कराए जाते हैं, तो वहां पे आप खाली इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मेंशन मत करना. वहां पे मान लो आपने लिखा कि आपने आईटी रिटर्न को भी फाइल किया था, आपने स्टैट ऑडिट में भी असिस्टिंग किया था, आपने इंटरनल ऑडिट में भी हेल्प किया था, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड फाइनल अकाउंट, सब चीज में हेल्प किया, तो वो आप लिख सकते हो. लेकिन आप अगर एज अ जीएसटी, आपको पहले तो ये देखना है कि आप किस जॉब पोर्टफोलियो प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. अगर आप अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स को ही आपने अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया, आपको वहीं पे जॉब चाहिए, तो आपको इसी तरह से अपना सीवी में हाईलाइट करना है अपने इनडायरेक्ट टैक्स के काम को. बट मान लो अगर आप मे बी सपोज आप अपना जॉब का जो स्ट्रीमलाइन है वो ही चेंज करना चाहते हो, आप मान लो टैक्सेशन से आप इनडायरेक्ट टैक्स से डायरेक्ट टैक्स में जाना चाह रहे हो, ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, which I will say is not fruitful for you, because if in 3 companies you have worked in the field of indirect taxation and now you're going to switch over to accounts or to audit, you will be taken as a fresher and you will not be taken as an experienced employee. तो हमेशा जॉब जब भी आप स्विच ओवर करोगे, ट्राई करना कि आपका फील्ड सेम ही रहे, तभी तो आपके काम को रिकॉग्निशन दिया जाएगा, प्रीवियस काम को, और आपको एज ए सीनियर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, अनलेस यू वांट टू स्विच ओवर द इंडस्ट्री. अगर आप इंडस्ट्री को चेंज करना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू. ठीक है, सो इन दिस मैनर यू नीड टू हाईलाइट ऑल दी स्टफ. तो आइए एक फटाफट हम लोग टेम्पलेट को देख लेते हैं दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड.
वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, लाइक आई हैव सेड यू कंपनी का नेम। अब एडवाइजरी मतलब आपने एडवाइजरी मैटर्स एडवाइस दिया है, मान लो टैक्सेशन का मैटर का बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट एटसेट्रा, तो ये सब के बारे में एडवाइजरी मैटर्स दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर्सपेक्टिव, शेयरिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ अपडेट्स, नोटिफिकेशन, अमेंडमेंट्स इन जीएसटी एक्ट, ये सब के बारे में आप एडवाइजरी दे सकते हो। सो ये हो गया मेरा एडवाइजरी। नेक्स्ट, एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। सो डिस्कशन एंड प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट विद द क्लाइंट्स, ऑल दी स्टफ। मंथली कंप्लायंस में बात हुआ तो फाइलिंग ऑफ द जीएसटी रिटर्न, अलग अलग टाइप के जीएसटी रिटर्न जो फाइल करने पड़ते हैं, जीएसटी 3B, जीएसटीआर 1 रिटर्न एटसेट्रा, एंड रिकंसिलिएशन ऑफ द रिपोर्ट्स एटसेट्रा। तो वो हो गया मेरा मंथली कंप्लायंस। पर रिफंड, रिफंड में मतलब कि कंपनी को रिफंड मिलेगा कि नहीं, इस मैटर में टैक्स अथॉरिटीज के संग आपने डिस्कशन किया है, तो वो सब आप हाईलाइट करोगे। एफटीपी यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गया, ठीक है। सो दैट टॉक्स अबाउट बेसिकली दैट विल इवैल्यूएट द एलिजिबिलिटी एंड कैटेगराइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग SEIS क्लेम, ये इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फाइल करना, टैक्स अथॉरिटी से डिस्कशन करना फॉर इशुएंस ऑफ द स्क्रिप्ट एटसेट्रा। सो that is all the things that you can write in your refund इन योर एफटीपी, ठीक है। देन मेजर सेक्टर्स हैंडल में आपको लिखना है कि आपने किस सेक्टर्स के संग काम किया है, लाइक फार्मास्यूटिकल सेक्टर या लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, तो ये सब आपको लिखना है मेजर सेक्टर्स हैंडल में। तो इस तरह से आपने पूरा डिटेल्स को अच्छी तरह से हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सेम प्रोसेस विल रिपीट विद अदर कंपनी। आपको जैसे मान लो आपने सपोज करो, जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहे हो, एनवाई में, तो आप यहाँ पे पीडब्ल्यूसी का अचीवमेंट नहीं लिखोगे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ENY, यू आर गोइंग टू राइट ऑल द असाइनमेंट्स हैंडल्ड एट ऑल द असाइनमेंट हैंडल्ड इन एनवाई एंड नॉट विद पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी और डेलॉयट और एनी अदर फर्म और कंपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अदर कंपनी का नेम, डेलॉयट से मान लो आपने काम किया तो डेलॉयट का आपने पूरा हाईलाइट दिया, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, सेम थिंग, लिटिगेशन, मेजर सेक्टर वहां आपने किसको हैंडल किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन द नेम ऑफ द थर्ड कंपनी, ठीक है, पीडब्ल्यूसी, एंड देन द नेम ऑफ द फोर्थ कंपनी। देखो अब ये जो फोर्थ कंपनी का बात किया, मैंने बोला था ना आपको, एज एन आर्टिकल यू आर वर्किंग इन सर्टेन एंड सर्टेन कंपनी और सर्टेन एंड सर्टेन फर्म, तो वहां पे आप देखोगे, ध्यान से मेरा बात सुनोगे आप, तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों दिखा दिया आपके प्रोफाइल में, लेकिन अगर आप प्रीवियस प्रोफाइल का बात करें तो वहां पे मैंने खाली इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हाईलाइट किया था, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स में अपना करियर सीख कर रहे हो। अगर आप वहां पे भी डायरेक्ट टैक्स दिखा दोगे, ऑडिट दिखा दोगे, इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ठीक है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, समझ में आ रहा है। तो मतलब सब चीज का मास्टर बनने से कोई फायदा नहीं है ना, आपको एक चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकलशिप लेवल में बंदे को सब कुछ सिखाया जाता है, लोगों को, बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है। जब बच्चे क्लियर करते हैं मतलब अपना प्रोफेशनल कोर्स या एनी प्रोफेशनल कैंडिडेट, ठीक है, उन लोगों को सब कुछ सिखाया जाता है आर्टिकलशिप लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे। सो इन दैट केस आप वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लिख सकते हो, इंटरनल ऑडिट लिख सकते हो, स्टैट ऑडिट लिख सकते हो, टैक्स ऑडिट लिख सकते हो, कॉस्ट ऑडिट में आपने असिस्ट किया, सीएमए हो तो एटसेट्रा एटसेट्रा, बैंक ऑडिट में असिस्ट किया, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपने किया। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, वन मोर इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर बूस्ट ऑफ रॉन्ग अचीवमेंट्स इन योर रेज्यूमे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स आई हैव सीन इन माय करियर एज वेल, कि they give a wrong notion to the interviewer, they give a wrong notion in the resume, that is really very wrong। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो इंटरव्यूअर है, जब भी आपसे इंटरव्यू लेगा, फेस टू फेस जो इंटरव्यू होते हैं, वो हमेशा आपके रेज्यूमे को ध्यान में रख के आपसे क्वेश्चंस पूछता है। आप जो मैटर्स पे हाईलाइट किए, आपके जो की अचीवमेंट्स है, आपके जो वर्क प्रोफाइल है, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपको। तो अगर मान लो आपने लिख दिया है कि आपने लिटिगेशन मैटर को डील किया, आपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज से डील किया, आपने शो कॉज नोटिस बनाया है, अब मान लो आपने जस्ट फ्लॉन्ट करने के लिए लिख दिया, आपके फ्रेंड से सुना था कि फ्रेंड ने किया, आपने प्रैक्टिकली नहीं किया था, बट आपने जस्ट सुना कि फ्रेंड ने ऐसा ऐसा किया था, तो आपने उस चीज को अपने सीवी में और रेज्यूमे में हाईलाइट किया, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अब क्या होगा, आपने रेज्यूमे में तो हाईलाइट कर दिया, अब जब इंटरव्यू होगा आपका और इंटरव्यू अगर उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिया और आप फंस गए, दैट मीन्स कि आपने अपना रेज्यूमे को रॉन्ग ड्राफ्ट किया है। समझ रहे हो मेरा बात? तो इससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा बीइंग अ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल एटिकेट्स जो है, प्रोफेशनल एटिकेट्स आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर क्रॉस हो जाएगा, ओवरडू हो जाएगा। तो कभी भी ब्रीच मत करना अपना प्रोफेशनल क्रेडेंशियलिटी को। ऑल राइट, सो ऑलवेज गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, डोंट फ्लॉन्ट योर रेज्यूमे। तो इस तरह से एकदम इजीली यहाँ तक हो गया।
तो दिस कंप्लीट्स योर वर्क एक्सपीरियंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब आएगा आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वो भी किस ऑर्डर में आएगा, क्रोनोलॉजिकल रिवर्स ऑर्डर में। समझ रहे हो मेरा बात? तो जैसे कि मान लो आपने CA, CS, CMA, MBA, FRM, सो मेनी कोर्सेज, MBA एटसेट्रा यू हैव क्वालिफाइड, तो पहले आप वो सब हाईलाइट करोगे जो आपका रिसेंट अचीवमेंट है, एंड देन मूविंग ऑन टू योर क्लास 12 टिल क्लास 12 योर कॉलेज एंड देन योर क्लास 12। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन का लिखना है, जैसे सपोज करो चार्टर्ड अकाउंटेंसी किस ईयर में आपने पास किया, इंस्टीट्यूशन ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, या कंपनी सेक्रेटरी किस ईयर में पास किया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, या फिर MBA किया IIM इंस्टीट्यूट से किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और रिजल्ट में आपको परसेंटेज मेंशन करना है। उसके अलावा मान लो कि आपको ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है कभी, so that is a big thing there। in that case रिजल्ट में जैसे मान लो आपने 75% लिखा, सपोज करो एग्जामिनेशन CS कंपनी सेक्रेटरी, ईयर आपने लिखा इंस्टीट्यूशन ICSI, बगल में आपने रिजल्ट लिखा 75%, बगल में आपने लिख दिया AIR3, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 3, AIR2 ऑल इंडिया रैंक 2। तो ये AIR3 मेरे को किस लिए याद है, क्योंकि मेरा खुद का आया था। ठीक है, इन CS फाइनल आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक एंड ऑल्सो इन 1 ग्रुप आई सिक्योर्ड ऑल ओवर इंडिया 1st। उसमें 4 ग्रुप्स होते थे उस टाइम, एक ग्रुप में मेरा ऑल ओवर इंडिया 1st भी आया था, जिसके लिए आई वाज आल्सो इनवाइटेड टू आगरा एंड आई वाज फेलिसिटेटेड विद द अवार्ड्स देयर फॉर गेटिंग ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक एंड फॉर गेटिंग 1st रैंक इन द सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप ये सब जो की अचीवमेंट्स है आपका, ये हाईलाइट करना है आपको यहाँ पे, क्योंकि दिस विल गिव अ हाइक इन योर पे पैकेज। समझ में आ रहा है? ये सब तड़का है जो आपके रेज्यूमे को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। तो इस तरह से आपने एग्जामिनेशन लिखा, ईयर लिखा, इंस्टीट्यूशन लिखा, रिजल्ट लिखा। ठीक है, बगल में अगर कोई चीज में रैंक आया है तो ऑब्वियसली यू गोइंग टू राइट दैट। इफ यू हैव बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर इन योर स्कूल डेज, तो आप क्लास 12 के मार्क्स को हाईलाइट करके वहां पे लिख सकते हो स्कॉलरशिप होल्डर। तो इस तरह से आपका ये हो गया। उसके बाद रिकॉग्निशन, सो दिस कंप्लीट्स योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसके बाद है आपका रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब एनी मेजर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब बेसिकली दैट विल टॉक अबाउट द अवार्ड्स दैट यू हैव अचीव्ड इन योर, जैसे जस्ट नाउ आई टॉक्ड अबाउट द award, I was invited to Agra and was felicitated with a gold medal, so I can highlight all those things। ठीक है, या फिर मान लो कि I am an experienced employer, मेरे को बेस्ट CFO ऑफ द ईयर मिला है, so I can write that बेस्ट CFO ऑफ द ईयर, या Forbes फॉर्च्यून मैगजीन में मिला है मेरे को कोई भी अवार्ड, I can highlight these things। जैसे मिलते रहता है ना लोगों को। ठीक है, जैसे यूसुफ ख्वाजा हमीद है जो सिप्ला के चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरमैन है, उनको भी बहुत सारा अवार्ड्स मिला है, थॉमसन र्यूटस इनोवेशन अवार्ड। तो वो सब अगर मान लो वो कहीं जाके अपना जॉब को, वो तो कंपनी के मालिक है, वो क्या करेंगे, मतलब जस्ट लाइक आई एम गिविंग वन एग्जांपल, एक CFO दूसरा कंपनी के CFO में बनना चाहता है, तो इस तरह से वो अपना मेजर रिकॉग्निशन यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। कोई अवार्ड मिला है फोर्ब्स में या फॉर्च्यून में, या बेस्ट CFO ऑफ द ईयर मिला है, या फिर कोई नेशनल लेवल पे उनको कोई अवार्ड मिला है, या ऑल ओवर इंडिया में जैसे आपका रैंक है, जैसा मैंने बोला कोई पर्टिकुलर कोर्स में। सो इस तरह से आपको अपना रिकॉग्निशन को हाईलाइट करना है। ठीक है, सो आई होप द पैटर्न इज क्लियर विथ यू। इन दिस मैनर दिस कंप्लीट्स योर रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे जो है बहुत ही डिटेल्ड वर्जन होता है, इन अ कॉन्साइज मैनर, डिटेल्ड वर्जन इन अ कॉन्साइज मैनर, डिटेल्ड वर्जन ऑफ व्हाट, ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, इंटरव्यूअर इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ डू यू लुक, व्हाट इज योर हॉबी, वेदर यू नो इंग्लिश, यू नो हिंदी, लैंग्वेजेस नोन, ये सब बिल्कुल नहीं लिखना हम लोग को। ये एकदम लेटेस्ट टाइप का रेज्यूमे जो मैं आपको दिखा रही हूँ और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी चलता है। तो बिल्कुल भी आप वहां पे लैंग्वेजेस नोन, हॉबीज, ये सब सो कॉल्ड चीज नहीं लिखोगे। ठीक है, एक्सेल का आइडिया है, वर्ड का आइडिया, ये सब नहीं अच्छा लगता। एक प्रोफेशनल इंसान के रेज्यूमे में ये सब लिखना बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियस सा बात है वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तो उसको आना ही चाहिए ना। और वैसे भी आप शायद वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का क्लासेस अभी से ही कर ले रहे हो ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दोस क्लासेस। ठीक है, एक्सेल का क्लासेस करवा रहे हैं ना दीपक सर, मजा आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेटिंग होता है ना, आजकल मैं और एक चीज बता दूं, ये रेज्यूमे का फॉर्मेटिंग भी बहुत मैटर करता है। आजकल लोग एकदम कलर्ड फॉर्म में रेज्यूमे का टेम्पलेट्स को ड्राफ्ट करते हैं, उसका बोल्ड, इटैलिक्स क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब पे भी आजकल लोग ध्यान दे रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड है ना, तो ये सब चीज का जो फॉर्मेटिंग है, ये आपको पक्का जो है दीपक सर अपने कंप्यूटर क्लासेस में बताएंगे। ठीक है, सो यस, तो ये सब जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं वापस से। स्टार्टिंग में नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी,
प्रोफेशनल समरी में आपको आपके की अचीवमेंट्स के प्रेजेंट वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड मेंशन करना है। आप वहां पे बिल्कुल नहीं लिखोगे कि आपका नाम ये है, आपका फोन नंबर ये हो, तो आप ऑलरेडी दे चुके हो ना। इररिलेवेंट, डोंट एट ऑल मेंशन ऑल दीज स्टफ, नाइदर यू गोइंग टू मेंशन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और एमबीए एटसेट्रा एटसेट्रा। नो नीड टू मेंशन ऑल दीज क्रैप हियर, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको बोला, करंट कंपनी के बारे में पहले लिखना है एंड देन मूविंग ऑन टू द पास्ट कंपनीज, ठीक है। सो दीज आर द की एरियाज, एडवाइजरी, एनुअल रिटर्न, मंथली कंप्लायंस, रिफर्ड, एफटीपी के बारे में मेजर सेक्टर्स हैंडल में आपको सेक्टर का नाम लिखना है, फार्मास्यूटिकल और लाइक वी हैव डिस्कस सो मेनी, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो मेनी, ठीक है। एंड देन द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड देन द रिकॉग्निशन, प्लीज हाईलाइट एनी मेजर रिकॉग्निशन। अब इसके बाद बहुत जगह रेफरेंसेस मांगता है, अगर कोई कंपनी आपसे रेफरेंसेस मांग रहा है तो आप रेफरेंसेस लिखो, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब कि यू डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन दैट आर कंटेन्ड इन दिस resume आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, so that is your declaration and then your signature along with your name and your present designation, so that's all about your resume, ठीक है। तो रेफरेंसेस इज ऑप्शनल, रेफरेंसेस मतलब कि किसके रेफरेंस के थ्रू आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हो, या आप जहां जॉब में अप्लाई कर रहे हो वहां पे आप किसी बंदे को जानते हो तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हो, अगर वो उसके नाम के डालने से मान लो कि आपका कुछ सोर्स भर जाए एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, नीचे में क्या देना है, डिक्लेरेशन, ऑलराइट, एंड देन योर अगेन योर नेम। सो दिस पैटर्न पूरा आपके रेज्यूमे को क्लियर कर देगा। तो मैंने आपको दो चीज ध्यान में रखने बोला, रेज्यूमे एकदम कॉन्साइज डिटेल्ड मैक्स टू मैक्स 2 पेज के अंदर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा रेज्यूमे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ने में। और आपका जो की अचीवमेंट है वो आपको प्रोफेशनल हाईलाइट्स में देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अट्रैक्टिव वे में अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को हाईलाइट कर दोगे तो हाफ वर्क वहीं पे डन हो गया, यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा जो सामने वाला है कि हाँ इस बंदे को अच्छा नॉलेज है काम के बारे में, ठीक है। So that's it, work experience and then your academic qualification and then your major recognition, references, declaration. So ये chronological plus functional हमारा combination resume ओवर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको और एक टेम्पलेट दिखाना चाहूंगी, वो टेम्पलेट इससे थोड़ा हटके है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, मैंने और अच्छे से जो है विच यू कैन ऑल्सो डू, ये सारे जो डेटाज है जहाँ पे जो आपने असाइनमेंट्स हैंडल किए हैं, किस कंपनी में आपने असाइनमेंट हैंडल किया, उसमें क्या काम किया है, उसको अच्छे से टेबल फॉर्म में सजा के दिया है। और आप ये जो देख रहे हो डेट और फॉर्मेट, ये जो पैटर्न मैंने इस साइड में लिखा है वो बीचों बीच में है। सो एनी ऑफ द पैटर्न यू कैन फॉलो, दैट इज योर टोटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर टेम्पलेट वेयर यू कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक। सो आई होप ये रेज्यूमे का क्लास देखने के बाद आपका काफी हद तक रेज्यूमे बनाने का और सीवी बनाने का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, ठीक है। देखो इसके प्रीवियस वाले रेज्यूमे में मैंने जो नेम एड्रेस ईमेल था वो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिया था, बट दिस इज ऑन द मिडल ऑफ द पेज, ठीक है। प्रोफेशनल समरी द सेम थिंग, लाइक 7 years of experience in GST compliance। अच्छा ये मैं बता दूं, ये जो रेज्यूमे है, this resume is talking about a person or a eminent personality who is a speaker, a non speaker। वो अलग अलग जीएसटी के मैटर में सेमिनार्स में जाते हैं, अपना रिव्यूज देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। he is a public speaker and on various public platform he has delivered his speech। so इस तरह से he is a key speaker, ठीक है। so आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है प्रोफेशनल हाईलाइट में, इफ यू रीड द लास्ट लाइन, अ सेल्फ स्टार्टर विद अ स्ट्रांग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज विद अ क्यूरियस बेंट ऑफ माइंड। क्योंकि वो स्पीकर है इसीलिए उसका इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मान लो आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर मान लो आप कोई इस टाइप का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहां पे आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होने चाहिए, आपको इंटरेक्शन करना है पब्लिक के संग, तब आप ये लाइन वहां मेंशन कर सकते हो, वहां पे आपको आपके स्पीकिंग एबिलिटी को हाईलाइट करना है, ठीक है। So a key speaker and noted faculty on GST and finance related topics in professional forum. So in this manner, offer professional experience, company ka name and position same, like they have just created a table beautifully, and you can see the formatting that I was talking about. फिर मैग्मा में काम किया है और एटसेट्रा कंपनी का नेम, एंड समटाइम्स जनरली इट्स नॉट अलाउड as a CA to disclose it's against your professional ethics to disclose the name of the clients for which you have worked। बट सपोज करो कोई मेजर कंपनीज में आपने काम किया मेजर क्लाइंट्स के संग, तो आप उसका नेम डिस्क्लोज कर सकते हो, इफ यू हैव हैंडल्ड अ मेजर असाइनमेंट इन दैट कंपनी, ठीक है, दैट यू कैन डिस्क्लोज, एंड नॉट मोर देन दैट, ओनली द नेम ऑफ द क्लाइंट। आपने किस टाइप का काम किया, अकाउंट्स क्या, वो सब डिटेल्स आप कभी भी लीक आउट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर द एक्ट, ठीक है, CA एक्ट और व्हाटएवर एक्ट यू आर गवर्नड इनटू।
and in that case your certificate might also get cancelled. So इस तरह से आप देख रहे हो. And then again the next company name, just have a look, just read it. I'm giving you 2 minutes time. आप इसको analyze करो, एक बार देखो. This is the other template that I'm discussing of a speaker. All right. So इस तरह से आप देख रहे हो. ये भी टेम्पलेट, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू. ठीक है. तो इस तरह से अलग अलग कंपनी और उसका वर्किंग. और आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या किया, बोल्ड में उसका जो की टास्क है उसको हाईलाइट किया. आई हैव नॉट हाईलाइटेड एवरीथिंग. लाइक टैक्स ऑडिट, इंटरनल ऑडिट किया है, टैक्स असेसमेंट किया है. ठीक है. फिर कोई बड़े कंपनी का नाम, रिचमंड इंडस्ट्रीज, ना क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज कर सकते हो. टीडीएस, वैट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अप टू 25 करोड़ लिमिट, वैट ऑडिट, सर्विस टैक्स ऑडिट, इस तरह से हाईलाइट किया. And then you're this. All right. Personal interest, again that is an optional thing, you can or you cannot give, but since यहाँ पे speaker का बात हुआ था इसलिए वहाँ personal interest को highlight किया गया. So I hope कि resume making अब आपके लिए बहुत ही easy हो गया है. अच्छा, मैं और एक चीज आपको इसमें बता दूं resume making में. जैसे कि suppose करो, I'm also going to show you one more thing. जैसे मैंने resume template 1 बोल के सेव किया है. You should never do that. आपको इसको रीनेम करना है ताकि जब भी सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड करो, आजकल तो सॉफ्ट कॉपी का जमाना आ गया है, तो आप जब भी इसका ग्रीन फॉर्म को फॉरवर्ड करो, ठीक है, ई फॉर्म को फॉरवर्ड करो, आप अपना ई टेम्पलेट को फॉरवर्ड करोगे अपने इंटरव्यू के पास, प्रोस्पेक्टिव कंपनी में जहां आपने अप्लाई किया है, एचआर डिपार्टमेंट को, तब इन दैट केस आपका जब भी रेज्यूमे खुलेगा तो टाइटल में रेज्यूमे टेम्पलेट 1 नहीं लिखा हुआ आना चाहिए. वहां पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पूरा नाम लिखा हुआ आना चाहिए. सपोज करो दिस इज अ रेज्यूमे ऑफ दिव्या अग्रवाल. ऑल राइट, सो दिव्या अग्रवाल, ऑल राइट, रेज्यूमे. सो दिस शुड बी द पैटर्न. ऑल राइट. एंड देन इन द ब्रैकेट आपका आप डेजिग्नेशन लिखो, CA, CS, FRM, BCom, इको, इतना नहीं लिखेंगे, छोड़ दो इको को. सो दैट्स इट. तो इस तरह से जो है आपका रेज्यूमे खुलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके नाम के प्रभाव से ही आपका CV हाईलाइट हो गया, CA, CS, FRM, BCom. बट और एक चीज, ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सेव कर दिया. नाउ सपोज व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन योर रेज्यूमे, सो देखो टॉप में क्या लिखा हुआ है, दिव्या अग्रवाल रेज्यूमे CA, CS, FRM, BCom. आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ आ रहा है एकदम टॉप में, ठीक है, ऑन दिस साइड. तो ये जो है इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. अच्छा, और एक चीज, कभी भी आप नाम के आगे, जैसे सपोज करो बहुत बच्चे CA, CS है, यू शुड नो दिस. बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई विल नॉट से बच्चे, बहुत सारे जो प्रोफेशनल पीपल है, यू शुड नो दिस, यू कैन नॉट राइट CA, CS or any of the courses you have pursued together at the same time. आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करो, जिस डेजिग्नेशन के लिए, जैसे CA या CS, तो आप एक ही चीज यूज कर सकते हो आप नाम के आगे. जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा, दैट इज अ सेपरेट थिंग, मैंने नाम के आगे नहीं लिखा. बट अगर सपोज करो इफ आई रीनेम इट अगेन, लेट अस सपोज आई एम रीनेमिंग इट अगेन, ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक CA होती, मेरे पास ये सारे डेजिग्नेशन नहीं होते, तो द बेस्ट थिंग वाज I should have written it like this. ठीक है, CA दिव्या अग्रवाल रेज्यूमे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. बट अब यहाँ पे आप CA, CS, CMA सब नहीं लिख सकते. ओके फ्रेंड्स, because as I have said you can only practice one course at a time, although you have many degrees in your hand. आप प्रैक्टिस जो है एक ही कोर्स एट अ टाइम कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी हेल्ड अगेन गिल्टी अंडर द रिस्पेक्टिव एक्ट दैट इज गवर्निंग यू. ठीक है, तो वो जो मैंने लिखा था दैट वाज इन द ब्रैकेट, दैट वाज अ सेपरेट थिंग. बट नाम के आगे आप एक ही डिग्री को लिख सकते हो, तो या तो आप ऐसे लिखो, बट अगर आपके पास बहुत सारी डिग्री है, आपको उसको फ्लॉन्ट करना है, तो जो प्रीवियस चीज मैंने दिखाया था आप उस तरह से लिखोगे. ठीक है, लाइक दिस.
तो अब यहाँ पे आप देखोगे टेम्पलेट के ऊपर आ जाएगा CA दिव्या अग्रवाल रेज्यूमे, तो इस तरह से खुलना चाहिए, ठीक है। सो आई होप you enjoyed this class of today's, ठीक है। आई एम गोइंग टू कीप दिस क्लास वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड इट फर्दर। तो इस तरह से जो है रेज्यूमे का 2 टेम्पलेट मैंने आपको सिखाया। की थिंग्स हमेशा याद रखना रेज्यूमे में यही है कि कभी भी आपको फॉल्स डेटा को हाईलाइट नहीं करना है, आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको उसको हाईलाइट करना है यहाँ पे, एंड दैट टू इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट अचीवमेंट एंड देन टॉकिंग अबाउट द पास्ट अचीवमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एकदम लास्ट में रखना है, कभी भी स्टार्ट में नहीं रखना है। रेफरेंसेस और डिक्लेरेशन देना इज ऑप्शनल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेज्यूमे ड्राफ्टिंग कोर्स फॉर एक्सपीरियंस्ड वर्क और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे कि एक फ्रेशर को किस तरह से रेज्यूमे ड्राफ्ट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंजॉय योर डे, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस टेम्पलेट, ऑलराइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, बाय बाय।